नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो मैं होशियारमल स्वामी अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की और हमारा टॉपिक चला था पंचायती राज, जो कि हमने पंचायती राज के दो क्लास से दो वीडियो हमने देख लिए, दो भाग। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे पंचायती राज भाग तीन के ऊपर हम बात करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचायती राज, जिसे आप स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार भी कह सकते हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। हमने पीछे के दो वीडियो में पृष्ठभूमि देखी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस तरीके से मिला उसके बारे में भी हमने विस्तार से देखा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरे पीछे की दो क्लास से दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो कृपया वो दो भाग जरूर देख लें, तभी आपके ये भाग समझ में आएगा साथियों। ठीक है, तो आज हम पंचायती राज भाग 3 में बात करेंगे। राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का, जो कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज अति महत्वपूर्ण टॉपिक कहा जा सकता है, जो लगभग कंपटीशनों में एक दो क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। याद करो कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता है, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देता है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं, तो वो इसी टॉपिक में से आएंगे साथियों। ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज के कौन से स्तर को अपनाया गया है। जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी ना कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। उसके बाद में भारत में लगभग राज्यों में ये मानो कि पंचायती राज को शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में 4 स्तर बनाए गए, जैसे कि पश्चिम बंगाल में, कुछ राज्यों में 3 स्तर बनाए गए, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो पहला क्वेश्चन तो यही तैयार कर लेना। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण, ये भी ध्यान रखना, ग्रामीण स्वशासन गांव की बात करेंगे। गांव का प्रशासन कैसे होता है राजस्थान में वो देखेंगे, जबकि शहरी स्वशासन, नगरीय स्वशासन, नगरीय जो संस्थाएं हैं वो हम अगली क्लास के अंदर अगले वीडियो में देखेंगे विस्तार से। भाग 4 में ये 4 वीडियो होंगे पंचायती राज के। इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये मानो पंचायती राज टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। चाहे आप कोई भी कंपटीशन देना जहां पंचायती राज टॉपिक है, तो ये मानो इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। क्लियर है ना, समझ में तो आ रही है ना। मेरे जो भी क्लासें हैं वो आपके पल्ले तो पढ़ने लगी न। कई विद्यार्थी हंस रही हैं कि हाँ सर पल्ले पढ़े तभी तो देख रही हैं भारतीय राज व्यवस्था को आपने किस तरीके से इजी तरीके से आपने समझाया है। नए अपडेट के साथ नए तरीके से हम बात करें इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। आ गई ना बात समझ में। तो कहने का मतलब आज हम बात करेंगे ग्रामीण स्वशासन की। ग्रामीण स्वशासन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जिसे संवैधानिक दर्जा मिल गया और जिसका नाम है पंचायती राज, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ा था। तो गौर करना साथियों, ये पंचायती राज अधिनियम जो 1992 था ना, ये अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ तो ध्यान देना। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ।
ये है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों गौर करना, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो गौर करना 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। अति महत्वपूर्ण है। जबकि भारत के अंदर केंद्र में हम कह सकते हैं 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। यहां पे डेट एक कम है और ईयर एक ज्यादा है। ये तो मैंने पिछली क्लास के अंदर विस्तार से बता भी दिया था। इस डेट को याद कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है कंपटीशनों में कि राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? कब हुआ था साथियों? तो याद रखना 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ठीक है, आगे बात में अब यहां से और बढ़िया क्वेश्चन निकल सकते हैं कि 1994 में जब राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम कौन थे? बता दो साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, बताओ कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? 3 पदाधिकारी तो याद करने ही होंगे उस समय के। क्या पता खुदा न खास्ता ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, तब कहां जाओगे साथियों? कहोगे होशियार जी सर ने तो बताया ही नहीं था। तो इसलिए गौर करना, 1994 में राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का राज्यपाल गवर्नर और राजस्थान का मुख्य सचिव कौन था? ये 3 पदाधिकारी तो याद करने ही होंगे। बता दो जल्दी से कि कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो साथियों, बता दो जल्दी। आई क्या बात समझ में? मैंने क्या क्वेश्चन पूछे आपको? हाँ साथियों, इतना जरूर है कि मेरे वीडियो बड़े लंबे जरूर होते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, ये मैं दावा करता हूं और इतना विश्वास भी है। हाँ, हो सकता है मेरे कई विद्यार्थी तो खुश है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े हो लेकिन हमें नॉलेज तो मिल रहा है, जानकारी तो ज्यादा से ज्यादा मिल रही है। लेकिन कुछ विद्यार्थी हो सकता है इसमें आनाकानी भी कर रही हैं कि सर के बड़े वीडियो इसलिए नहीं देखेंगे, छोटे वीडियो हो तो देखे जाए। ना जी ना, छोटे वीडियो में तो केवल शॉर्ट में बातें बताई जाएगी, महत्वपूर्ण बातें। तो जरूरी नहीं कि पेपर सेटर उन महत्वपूर्ण बातों से ही क्वेश्चन बनाएगा। क्या वो तो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है? गौर करो ना, इसलिए हमें तो सिलेक्शन करवाना है, सफलता प्राप्त करनी है तो पूरा विस्तार से पढ़ना होगा और उसके लिए होशियार जी सर के बड़े वीडियो देखने होंगे, है ना प्यारे विद्यार्थियों? देखो हाँ, कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी हाँ भी कर रही हैं, वेरी गुड। गौर करना साथियों, तो इसलिए हालांकि मेरा भी ये विचार नहीं है कि मैं बड़ा बनाऊं, लेकिन बन जाता है जब मैं सभी जानकारी आप तक साझा करना चाहता हूं तो वीडियो अपने आप ही बड़ा बन जाता है। ये नहीं कि मेरे को ये लगे कि मैं ज्यादा बड़ा बनाऊं, ना जी ना। मैं तो ये सोचता हूं कि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, जिसमें आपके नॉलेज में कोई कमी ना हो और अच्छी प्रकार से पल्ले भी पड़ जावे, अच्छी प्रकार से आपके समझ में भी आ जाए। इसीलिए तो मैंने बोर्ड के ऊपर और बाद में आपने देखा नोट्स के माध्यम से, हो सकता है आज मैं केवल आपको बोर्ड के ऊपर ही बताऊंगा, नोट्स के ऊपर नहीं समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाँ, हो सकता है अंत में आपको नोट्स दे दिया जाएगा, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर के और अपने नोट्स में टैली कर सकते हो। इतना जरूर होगा, जबकि मैं आज नोट्सों के ऊपर समझाऊंगा नहीं, आज केवल बोर्ड के ऊपर, शामपट के ऊपर ही क्लियर करवाऊंगा राजस्थान का त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है ना? बता दो साथियों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ साथियों, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। मैंने क्या पूछा कि 1994 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम। राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? गवर्नर। और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? अब अच्छी प्रकार से सुन लो और नोट कर लेना साथियों। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री तो थे भैरों सिंह शेखावत, बाबू शाह जिसको कहा जाता है। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। उसके बाद में गवर्नर कौन थे? राज्यपाल तो याद रखना बलीराम भगत। बलीराम भगत थे, जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी रहकर आ चुके थे। बलीराम भगत उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे।
और याद रखना उस समय मुख्य सचिव जो कि मीठालाल मेहता, कौन थे? मीठालाल मेहता थे। तो इन तीनों पदाधिकारियों को जरूर तैयार कर लेना साथियों। आगे बात समझ में। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, जबकि भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे बात समझ। और आज हम बात करें ग्रामीण स्वशासन की, तो ग्रामीण स्वशासन में 3 स्तर की संस्थाएं हैं और यहाँ पे स्तर भी बंटे हुए हैं, उस पे नोट करना साथियों। जो कि संस्थाएं ध्यान देना, संस्थाएं जो कि पहली तो हो जाएगी ग्राम पंचायत। आज देखो कितनी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि आज वाला टॉपिक बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग है और उपयोगी भी है। हाल ही में देख भी रहे हो कि हमारे राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव भी हो रही हैं। पीछे आपने देखा था कुछ ग्रामीण संस्थाओं के हुए थे, अब कुछ शहरी निकायों के भी होंगे। इसलिए इसका नॉलेज होना चाहिए। क्या बता आप में से भी किसी की इच्छा हो कि मैं पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ूं, राजनीति में प्रवेश करूं, क्योंकि प्रथम पाठशाला तो यही है। गौर करना लोकतंत्र की। तो ग्राम पंचायत, दूसरी हो जाएगी पंचायत समिति। नाम सुने हुए होंगे साथियों। आज तो खुश नजर आ रहे हो कि आज हम बात करें राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज कैसे है। कौन से? त्रिस्तरीय, 3 स्तरों वाला है। जो कि मैंने कहा ना, कुछ जगह 2 स्तर है, कुछ जगह 3 है, कुछ जगह 4 स्तर भी है। आ गई ना बात समझ में? सही है ना साथियों? बता दो। हाँ जी। और तीसरा होगा जिला परिषद। नाम सुना हुआ होगा। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जो कि स्तर, ये अति महत्वपूर्ण क्यों से निकलेगा? जो कि ग्राम स्तर पर निम्न संस्था होगी। ग्राम स्तर पर निम्न संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत है। जबकि मैंने एक बार पीछे के वीडियो में जिक्र किया था कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है भारत में, जबकि याद रखना राजस्थान में वार्ड सभा है। राजस्थान में उसका नाम क्या रख दिया? वार्ड सभा सबसे छोटी इकाई मानी गई है। जबकि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज की निम्न संस्था, ग्राम स्तर की सबसे छोटी संस्था कौन होगी? ग्राम पंचायत होगी। आ गई ना बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। निम्न संस्था कौन सी? ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद में आप देखोगे जो कि खंड स्तर पर जो कि मध्यम संस्था भी कह सकते हो और खंड स्तर की संस्था भी कह सकते हो। कौन सी होगी? पंचायत समिति होगी। साथियों गौर करो, खंड स्तर पर मध्यम संस्था कौन होगी? पंचायत समिति होगी। क्लियर है ना? आ गई बात समझ में? आगे देखो, जिला स्तर पर ध्यान देना। जिला स्तर पर शीर्ष या उच्च संस्था। गौर करो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आज इसे एकदम क्लियर कर लो कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज कैसे है। ध्यान दो, ग्राम स्तर पर निम्न संस्था होगी ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर मध्यम संस्था होगी पंचायत समिति और जिला परिषद होगी जिला स्तर पर शीर्ष या उच्च संस्था। उच्च संस्था कौन सी होगी? जिला परिषद। और निम्न संस्था कौन सी होगी? ग्राम पंचायत। और इसी के नाम से तो ये अधिनियम बना हुआ है। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। कहने का लो, कुछ गांव मिलकर के, और अगर बड़ा गांव है तो मिलकर के ग्राम पंचायत बनेगी। कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर के
पंचायत समिति बनेगी और कुछ पंचायत समितियां बन करके जिला परिषद बनेगी। गांव वही है, आपका गांव ग्राम पंचायत में भी आता है, आपका गांव पंचायत समिति में भी आता है और आपका गांव जिला परिषद में भी आता है। ग्रामीण स्वशासन क्लियर है ना, स्तर बना दिए गए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्लियर है ना, आ गई बात समझ में। कहने का गांव वही है, कहने का मतलब यहाँ पे आप देखोगे एक दो गांव मिल करके ग्राम पंचायत बन गई। बड़ा गांव है तो एक की, और अगर दो तीन छोटे छोटे गांव ढाणिया ये मानो तो उसको मिल करके ग्राम पंचायत। उसके बाद में आप देखोगे साथियों जो कि कई ग्राम पंचायत मिल करके, कई ग्राम पंचायत मिल करके पंचायत समिति बन गई। आगे ना बात समझ में, कई ग्राम पंचायत मिल करके पंचायत समिति बन जाएगी। और उसके बाद में नोट करना, कई आप देखोगे पंचायत समितियां, कई पंचायत समितियां मिल करके, कई पंचायत समितियां मिल करके और क्या बना देगी, जिला परिषद बना देगी। ये होगी जिला परिषद। और ये रहा आपका गांव, ये आपका गांव है। ध्यान देना, जो भी आपका गांव है याद कर लो अपने गांव का नाम क्या है, चाहे वो चंगोई हो, चाहे आप कहोगे बुचास हो, चाहे सत्य हो, चाहे राजपुरा हो। आप देखोगे कोई जो भी गांव आपका XYZ, वो गांव देखो पहले तो ग्राम पंचायत में है ग्राम स्तर पर, उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, पंचायत समिति में भी है, और उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, जो कि जिला परिषद में। अब तो आ गई ना बात समझ में, जो कि आप ग्राम पंचायत में भी चुनाव में भाग लेते हो, पंचायत समिति का सदस्य का चुनाव होता है तो उसमें भी भाग लेते हो, जिला परिषद के सदस्य का होता है तो उसमें भी भाग लेते हो। ध्यान दो साथियों, इन तीनों संस्थाओं में ही गांव के लोग वोटिंग करते हैं। अभी पीछे आपने देखा था कि ग्राम पंचायत के हुए थे, अभी आगामी आप देखो पंचायत समिति जिला परिषद के भी होंगे। अब तो क्लियर हो गई ना बात, समझ में आ गई ना। आज तो एकदम गौर कर लो साथियों कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। तो निम्न संस्था कौन सी होगी, ग्राम पंचायत होगी, जबकि मध्यम स्तर की कौन सी होगी, पंचायत समिति होगी, और शीर्ष उच्च स्तर की संस्था कौन सी होगी, तो याद रखना जिला परिषद होगी। आगे ना बात समझ में एकदम क्लियर है ना। अब देखो राजस्थान में संख्या ध्यान देना साथियों, जो कि इसकी संख्या तो है 11,152 वर्तमान का जो आंकड़ा बताता है। हालांकि उतार चढ़ाव होता रहता है, जब भी नई सरकार आती है प्रीसीमन करके इनको घटा बढ़ा देती है, गौर करना। जबकि ये होंगे 343 पंचायत समितियां राजस्थान में वर्तमान में कितनी है, 343 है। और जिला परिषद है ना, ये तो आपके याद रह जाएगी 33 ही है, प्रत्येक जिले में एक है। राजस्थान में कितने जिले हैं, 33 ही तो होंगे ना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इसलिए ये 33 ही होंगी। आगे बात समझ में, जबकि यहां पर 3000 पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। 3000 की जनसंख्या पे अच्छी प्रकार से सुनना, यहाँ पे 3000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। कम से कम 9 पंच होंगे, इनके सदस्यों को बोलेंगे पंच। 9 होंगे प्रति 1000 पर, प्रति 1000 अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहां पे 2 पंच बढ़ते जाएंगे। प्रति 1000 पे, प्रति 1000 पे 2 पंच बढ़ते जाएंगे। ये बात भी नोट कर लेना, न्यूनतम 9 पंच होंगे। आगे बात समझ में, जबकि ये बनाई जाएगी 1 लाख पर। ये कहां पे बनाई जाएगी, 1 लाख की जनसंख्या होगी वहां पे, और इसमें सदस्य होंगे। ध्यान रखना, पंच नहीं कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। न्यूनतम 15 सदस्य होंगे, प्रति 15,000 पे 2 बढ़ते जाएंगे। इस बात को नोट करो, प्रति 15,000 पे 2 सदस्य बढ़ते भी जाएंगे अगर ज्यादा जनसंख्या हो रही है तो। गौर करना साथियों, जबकि ये बनेगी 4 लाख पर। जिला परिषद कहां बनेगी, 4 लाख के ऊपर बनेगी। प्रति 1 लाख पर
वैसे न्यूनतम सदस्य 17 होंगे और प्रति 1 लाख पर 2 बढ़ते जाएंगे, प्रति 1 लाख पर 2 बढ़ते जाएंगे। 4 के बाद में मान लो 5 लाख हो गई तो 17 की जगह कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। आगे ना बात समझ में। तो इस तरीके से ये बात भी नोट कर लेना कि सदस्य न्यूनतम कितने होंगे। इसमें 9 पंच होंगे, इसमें 15 सदस्य होंगे, इसमें 17 सदस्य होंगे। ये 3000 की जनसंख्या पे बनेगी, गौर करना साथियों, ये 1 लाख की जनसंख्या पे बनेगी, जबकि ये 4 लाख की जनसंख्या पर बनेगी। आगे बात समझ में। अब देखो अति महत्वपूर्ण है जो कि राजनीतिक पदाधिकारी, राजनीतिक पदाधिकारी कौन होगा, तो गौर करना सरपंच। कौन होगा, सरपंच। ध्यान देना साथियों, सरपंच और उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच होगा। यहां पे होगा प्रधान। आज तो समझ में आ रहा है ना कि प्रधान कहां होता है, पंचायत समिति में। प्रधान और उप प्रधान, प्रधान और उप प्रधान। और गौर करना साथियों, यहां पे होगा जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, ये हो जाएगा सरपंच और उप सरपंच। आगे ना बात, राजनीतिक पदाधिकारी, जनता के प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुन करके जो 5 वर्ष के लिए, हो सकता है अगली योजना आए तो आए ना आए, इसलिए इन्हें राजनीतिक पदाधिकारी कहा जाता है। ये बात नोट कर लेना, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं। इस बात को गौर करना साथियों। जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, इसे भी नोट करना अति महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक सरकारी सेवक, सरकारी प्रतिनिधि कौन होगा, तो यहां पे तो होगा ग्राम सचिव या फिर ग्राम सेवक, और ग्राम विकास अधिकारी भी आजकल उसे कहा जाने लगा है। गौर करना, ग्राम सचिव कह दो, जबकि आप देखोगे गांव सचिव कह दो या ग्राम एक ही बात है, और ग्राम सेवक कह दो या ग्राम विकास अधिकारी नाम कर दिया अब उसका, ये भी नोट करना, जो कि ग्राम विकास अधिकारी नोट करना साथियों। जबकि यहां पे होगा खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, जिसे आप बोलते हो BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। गौर करना साथियों। और यहां पे होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा यहां पे, जिसे CEO जिसको कहा जाता है, ध्यान देना, चीफ एजुकेटर ऑफिसर, CEO, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहलाता है। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। तो ये तो होंगे सरपंच, जनता का प्रतिनिधि, और प्रशासनिक अधिकारी होंगे सरकार के प्रतिनिधि, क्योंकि ये तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लगेंगे और 60 साल तक, जब तक सेवानिवृत्त नहीं होंगे तब तक रहेंगे। हाँ, ये जरूर है स्थानांतरण, ट्रांसफर हो सकता है, घर पे नहीं, जबकि इनका कोई ट्रांसफर नहीं होगा। ये नहीं कि वो एक गांव से दूसरे गांव में, ऐसा नहीं होगा साथियों, क्योंकि इनको तो 5 वर्ष, ये तो राजनीतिक है, झूठे वादे करके, गांव वाले व्यक्तियों के साथ झूठे वादे करके, चुनावी भाषण दे करके चुनाव जीतते हैं। जबकि ये प्रतियोगी परीक्षा बुद्धिजीवी होते हैं, आपकी तरह दिमाग लगाते हैं और आप में से भी कई बन सकते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। ये जनता का प्रतिनिधि होगा, जबकि ये किसका होगा, सरकार का प्रतिनिधि होगा। अब अच्छी प्रकार से सुनना, सरपंच, जबकि यहां पे आप देखोगे जो कि पंच कह सकते हो, यहां पे पंच, यहां पे सदस्य, और यहां पे भी सदस्य ये होते हैं। गौर करना साथियों, जबकि पंच को छोड़ करके जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष है उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ध्यान दो साथियों, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। इसके अलावा पंचायती राज की तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, जनता नहीं करेगी डायरेक्ट। लेकिन सरपंच और इनके सदस्य, सरपंच, पंच, सदस्य और सदस्य, इनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करेगी डायरेक्ट। गौर करना साथियों, सरपंच का, पंच का जो कि पंचायत का सदस्य होता है, इस सदस्य का जो पंचायत समिति का सदस्य होता है और इस सदस्य का जो जिला परिषद का सदस्य होता है, इनका चुनाव याद रखना किस तरीके से होगा, प्रत्यक्ष होगा, जनता द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष होगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में याद रखना योग्यता, जबकि इन तीनों के लिए योग्यता न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 21 वर्ष सभी के लिए, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 है। आई बात समझ में, क्यों, उसमें तो गांव के सभी मतदाता आ जाएंगे पंजीकृत। और यहां पे चाहे सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और सरपंच के लिए 21 वर्ष, जबकि पंच के लिए 21 वर्ष। आगे बात समझ में। कहने का मतलब इन तीनों पदाधिकारियों को बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये बन जाएंगे तो उसके बाद में शपथ, ध्यान देना साथियों, जबकि इनको तो शपथ दिलाएगा पीठासीन अधिकारी, जो वहां पे चुनाव अधिकारी है, जो चुनाव करवा रहा है ना वहां पे, चाहे वो अध्यापक हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है, अन्य कोई गवर्नमेंट, ये मानो कि सर्वेंट हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, तो वो होगा पीठासीन अधिकारी। ध्यान देना, इन तीनों को तो पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाएगा जो वहां पे चुनाव करवा रहा है। समझ में तो आ रही होगी ना, मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, हाँ अंत में आपको नोट्स पे लिखा हुआ जरूर मिलेगा साथियों, गौर कर लो, सही है ना। हाँ जी। उसके बाद में देखो प्रधान उप प्रधान और सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, एसडीएम दिलाएगा, मजिस्ट्रेट, जो कि आप देखोगे उपखंड अधिकारी, ये खंड विकास अधिकारी है, जो कि मैं बात कर रहा हूं एसडीएम की, जो कि उपखंड अधिकारी होता है वो, ध्यान देना। जबकि यहां पे जिला प्रमुख और सदस्यों को शपथ जिला कलेक्टर दिलाएगा। गौर करना साथियों, कौन दिलाएगा, जिला कलेक्टर दिलाएगा। आगे बात सुनिए। उसके बाद में गौर करना, जो कि इनका त्याग पत्र, ये क्वेश्चन आता है कई बार, त्याग पत्र किसे देंगे, ध्यान देना, जो कि ये तीनों ही व्यक्ति अपना त्याग पत्र किसको देंगे, खंड विकास अधिकारी को। अच्छी प्रकार से समझना साथियों, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पुट होता है, इसलिए यहां पे तो पल्ले पड़ेगी तो ही समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। गौर करना, सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये तीनों ही खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देंगे। गांव वाले सरपंच भी, उप सरपंच भी और पंच भी, तीनों कहां आएंगे, शहर आएंगे, तहसील आएंगे, खंड स्तर पे आएंगे। कहां पे आएंगे, खंड स्तर पर आकर के खंड विकास अधिकारी को देंगे, बीडीओ को, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपना त्याग पत्र देंगे, क्यों इसमें से बहुत बार क्वेश्चन निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे केवल प्रधान देगा जिला प्रमुख को। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि एक राजनीतिक पदाधिकारी और एक राजनीतिक पदाधिकारी को ही अपना त्याग पत्र इस्तीफा दे रहा है। कितनी बड़ी बात है, गौर करो। जो कि प्रधान खंड स्तर पे होगा तो वो कहां जाएगा, जिले में जाएगा, क्योंकि जिला प्रमुख कहां बैठा रहेगा, जिले में। आई क्या बात समझ में।
जबकि ये तीनों चल करके तो कहाँ आएंगे, शहर में आएंगे, खंड में, तहसील में आएंगे। जबकि प्रधान अपने खंड से, तहसील से चल करके कहाँ जाएगा, जिले में जाएगा और जिला प्रमुख को देगा। ठीक है। जबकि उप प्रधान और सदस्य ये देंगे प्रधान को। नोट कर लो इस बात को। जबकि उप प्रधान और सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को, केवल प्रधान ही देगा जिला प्रमुख को जिले में जाकर के। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, जो कि जिला प्रमुख है, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र, ध्यान देना, जो कि संभागीय आयुक्त को देगा। जो कि जिले का जिला प्रमुख है वो संभाग जाएगा। कहाँ जाएगा, संभाग में संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र, इस्तीफा देगा। आई क्या कुछ बात में। जबकि ये दोनों उप जिला प्रमुख और पंच जिला परिषद के सदस्य ये देंगे अपना त्याग पत्र किसको, जिला प्रमुख को देंगे। क्लियर है क्या, कई होंगे पल्ले को नहीं पड़ी, समझ में को नहीं आई। एक बार दोबारा देखो साथियों, मैं ये चाहता हूं कि आपके एकदम क्लियर हो जाए, पल्ले पड़ जावे थारे बस। मैं तो यही दुआ करता हूं भगवान से कि आपके समझ में आ जाए कि किस तरीके से। हाँ, कुछ बातें हो सकता है मैं मौखिक बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर श्याम पट पर सही लिखा नहीं जा रहा। आपको बताए छोटा ही तो श्याम पट है, कोई ये तो नहीं कि बड़ा है। आप देखोगे साथियों, तो इसलिए गौर करना अति महत्वपूर्ण बातें हैं आज वाली। हाँ, अंत में नोट्स होंगे, उनके स्क्रीनशॉट लेकर के इससे सारणी को पूरी तैयार कर सकते हो, इतना जरूर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखो, सरपंच, उप सरपंच और पंच तीनों ही अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी बीडीओ को देते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। आगे देखो, जबकि केवल प्रधान, पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है, राजनीतिक पदाधिकारी प्रधान, वो केवल जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देगा जिले में जाकर के। ठीक है। ये तीनों तो चल करके शहर आए, खंड तहसील के अंदर, जबकि इसे जाना पड़ेगा जिले में। जबकि उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा प्रधान को। वो किसको देंगे, प्रधान को देंगे अपना त्याग पत्र, इस्तीफा। क्योंकि कई बाई सोचेगी कई त्याग पत्र तो पढ़ायो गुरुजी, लेकिन इस्तीफा तो को नहीं बतायो। होशियार जी गुरुजी, मट्टा गुरुजी पेरो को नहीं, के त्याग पत्र एक ही बात होती है और इस्तीफा एक ही बात होती है। ठीक है ना। तो इस बात को क्लियर करना साथियों। जबकि यहां जिला परिषद का जो प्रमुख होता है, जिला प्रमुख, वो तो देगा संभागीय आयुक्त को अपना त्याग पत्र। कहां पे जाएगा, संभाग में जाएगा। कहां पे जाएगा, संभाग में। जबकि उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे। अब तो आ गई ना बात समझ में, आगे ना बात समझ में क्लियर है। और याद रखना, इन तीनों संस्थाओं, गौर से सुनना, अच्छी तरीके से अपने दिमाग को एक्टिव कर लो। ये नहीं कि ऐसे ही सोच रहे हो ना जी ना, अच्छी प्रकार से सुनो, समझो और देखो कि मैं किस तरीके से क्या बातें बता रहा हूं आपको। आगे ना समझ में। हाँ जी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीन तो संस्थाएं, फिर सरपंच, उप सरपंच, पंच, प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सदस्य, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष। सभी का, संस्थाओं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आगे नवा समझ में, कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा साथियों। और इन तीनों संस्थाओं की गणपूर्ति 1/2 50% रखी गई है। 1/2 50% गणपूर्ति रखी गई है। ग्राम पंचायत की एक वर्ष में कितनी, 24 बैठक होगी। एक महीने में 2, एक महीने में कितनी होगी, 2 बैठक। जबकि पंचायत समिति की, ध्यान रखना, एक साल में 12 बैठक होगी, जो कि एक महीने की एक महीने कितनी होगी, 1। जबकि जिला परिषद की एक साल में 4 बैठक होगी, जो कि 3 महीने में 1 होगी। आगे बात समझ में। जबकि इसकी तो एक साल में कितनी होगी, 24, तो महीने की कितनी हो गई, 2 बैठक। आगे बात समझ में। इसकी एक साल में कितनी होगी, 12, जो कि महीने की कितनी हो गई,
एक ही तो होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जिला परिषद की याद रखना कि एक साल में 4 होगी, तो आपको पता है 3 महीने में एक बैठक होगी, ये बात भी क्लियर कर लेना। उसके बाद में महिलाओं को ध्यान रखना, जो कि आरक्षण पहले तो 1/3 था, 1/3, जबकि अब पीछे इसको 50% कर दिया, 1/2 ग्रामीण स्वशासन में, जबकि शहरी और नगरीय में अभी भी 33 है, 1/3 है। गौर करना, महिला आरक्षण ग्राम पंचायत में कितना है, 1/2, 50% आधी महिलाएं होंगी। और आपने देखा भी होगा, चुनाव के समय देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे महिला सीट है, यही तो सुना था आपने। तो इसलिए महिलाओं का आरक्षण ग्राम पंचायत में कितना है, 50% है। गौर करना साथियों, जो कि 1/2, इसके अंदर भी 1/2, इसके अंदर भी 1/2। तो आरक्षण याद कर लेना, महिला आरक्षण, ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान देना, जो कि 1/2, 50%, कितना होगा, 50% होगा। इसमें भी 1/2, 50% होगा, और इसमें भी 1/2, 50% होगा, जो कि पहले ध्यान देना 1/3 था। पहले कितना था, पहले 1/3 था, 33%, जबकि पहले कितना था, 1/3, 1/3 था, पहले 33 था। अब मत कर देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, जो कि पहले 1/3 था, 33%। अगर आ जाए तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, तो याद रखना कितना दिया गया था, पहले 1/3 दिया गया था। महिलाओं को पंचायती राज संस्था ग्रामीण में 73वें के द्वारा और शहरी निकायों में 74वें के द्वारा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। गौर करना, जो कि सरपंच है ना, उसका मासिक वेतन तो 3500 पहले, अब नए चेंज हो गए तो अलग बात है, लेकिन वैसे नहीं पूछे जाते हैं। गौर करना साथियों, नहीं पूछे जाते हैं। वहीं आप देखोगे प्रधान को आप देखोगे 4500 रुपये, 4500 रुपये, जबकि जिला प्रमुख को ध्यान देना 6000 रुपये, और इनको बैठक के भत्ते के अलग से मिलते हैं। लेकिन बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर आप देखोगे किससे उठेगा, अति महत्वपूर्ण बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा रिमाइंडर घुमा देते हैं। हालांकि वीडियो अपना थोड़ा बड़ा जरूर बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकदम आपके क्लियर हो जाए, पल्ले पड़ जावे, समझ में आ जावे, यही तो मैं चाहता हूं साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो जाए। और अगली क्लास भाग 4 जो हम बात करेंगे शहरी निकायों की, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की, उसके बाद में अपना टेस्ट होगा, बहुत ही बढ़िया टॉप मोस्ट टेस्ट होगा पंचायती राज का, स्थानीय स्व शासन का टॉप 50 क्वेश्चन होंगे। प्यारे साथियों, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना, ठीक है साथियों। तो देखो, पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, ये बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है, जो कि 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था, ठीक है। संस्थाएं कौन कौन सी है, पहले तो है ग्राम पंचायत, दूसरी है पंचायत समिति, और तीसरी है जिला परिषद, ठीक है। स्तर पे देख सकते हो आप, ग्राम स्तर पर निम्न संस्था तो होगी ग्राम पंचायत, जबकि खंड स्तर पर मध्यम संस्था होगी पंचायत समिति, और जबकि जिला स्तर पर होगी शीर्ष पर जो कि उच्च संस्था, शीर्ष संस्था या उच्च संस्था कह सकते हो, जिला परिषद, ठीक है। वर्तमान में संख्या जो कि आप देखोगे 11,152 है वर्तमान में राजस्थान में ग्राम पंचायतें, जबकि पंचायत समिति कितनी है, 343 है, जबकि जिला परिषद ये तो याद रह ही जाएगी 33 ही है, प्रत्येक जिले में एक है। जबकि राजनीतिक पदाधिकारी यहाँ पे तो होगा सरपंच मेन, उसके बाद में उप सरपंच और पंच सदस्य होंगे, जबकि पंचायत समिति में होगा प्रधान। अब तो समझ में आ गया ना कि प्रधान कहाँ होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को, राजनीतिक पदाधिकारी को क्या कहते हैं, प्रमुख कौन होता है, तो प्रधान होता है, उप प्रधान उसके बाद में, और पंचायत समिति के सदस्य। जिला परिषद में जो प्रमुख होता है, मेन होता है ना, उसे जिला प्रमुख, ये तो इसके नाम से ही है, ये तो याद ही रह जाएगा, और उसके बाद में उप जिला प्रमुख और सदस्य, ठीक है। जबकि प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि ये तो राजनीतिक है, जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं,
जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ये सरकार का प्रतिनिधि होगा प्रशासनिक अधिकारी, जो कि ग्राम सचिव कह दो, ग्राम पदेन सचिव कह दो, ग्राम सेवक कह दो या ग्राम विकास अधिकारी कह दो। ठीक है, उसके बाद में खंड विकास अधिकारी बीडीओ, ये होता है पंचायत समिति में प्रशासनिक अधिकारी, जबकि यहाँ पे होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। आगे बात समझ। अब उसके बाद में मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी त्याग पत्र। हालांकि चुनाव का मैंने बता दिया था कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, इसके अलावा जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उन संस्थाओं के, उन सभी का अप्रत्यक्ष होगा। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे, सदस्य अपने में से करेंगे। याद रखना, उप सरपंच का चुनाव पंच और सरपंच मिलके करेगा, ये बात भी नोट कर लेना। केवल पंच नहीं करेंगे बल्कि उसमें सरपंच भी शामिल होगा, उप सरपंच का चुनाव करेंगे। जबकि सदस्यों का, पंच का हो चाहे इसके सदस्यों का हो चाहे इसके सदस्यों का हो, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा, जनता भाग लेगी, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, ये बात ध्यान रखना। और प्रत्येक सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए याद रखना न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ये तो याद रखना पंचायती राज, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे ना बात समझ में, इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बताया था शपथ के बारे में, बताया था कि इनको शपथ है वो तो कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी, जो चुनाव अधिकारी है वहां पे वही, जबकि इनको एसडीएम दिलाएगा। ध्यान रखना, उपखंड अधिकारी, ये खंड विकास अधिकारी है, उपखंड अलग होता है, ये भी गौर करना, एसडीएम, जबकि यहाँ पे जिला कलेक्टर होगा। अब ये बात समझ में, इस तरीके से कार्यकाल मैंने बता दिया सभी का 5 वर्ष होगा, चाहे वो संस्था हो चाहे संस्था का अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे संस्था का सदस्य हो, सभी का 5 वर्ष, सभी का 5 वर्ष, सभी का 5 वर्ष। ठीक है ना, आगे बात समझ में क्लियर है ना? देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं। हाँ साथियों, उसके बाद मैंने त्याग पत्र की बात की थी, जो कि याद रखना सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये तीनों तो खंड विकास अधिकारी बीडीओ को देंगे, शहर आएंगे गांव से, तहसील में खंड स्तर पे। हाँ जी, उसके बाद में केवल प्रधान जाएगा जिला प्रमुख के पास अपना त्याग पत्र देने, जबकि सदस्य और उप प्रधान तो प्रधान को ही दे देंगे त्याग पत्र। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ गई न बात आज तो? हाँ जी, उसके बाद में केवल जिला प्रमुख जाएगा संभागीय आयुक्त संभाग में, कहां पे जाएगा? संभाग में, और अपना त्याग पत्र देगा, जबकि सदस्य और उप जिला प्रमुख है वो वहीं पे जिला प्रमुख को देंगे। ये याद रखना कि प्रधान एक राजनीतिक पदाधिकारी होकर के राजनीतिक पदाधिकारी को ही त्याग पत्र दे रहा है, ये नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, गौर करना। जो कि महिला आरक्षण अब 1/2 50% कर दिया गया, जो पहले 1/3 था 33%, तीनों ही संस्थाओं में, गौर करना। जबकि शहरी निकायों में अभी भी 1/3 33% है, 1/3। लेकिन ग्रामीण जो स्वशासन है, पंचायती राज जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए, क्योंकि मैंने बार बार कह दिया पंचायती राज का जो अर्थ है वो 73वें से लगाया जाता है, ग्रामीण स्वशासन से लगाया जाता है। और याद कर लेना कि इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। राज्यपाल कौन थे? बलिराम भगत। और मुख्य सचिव कौन थे? तो ध्यान, मीठालाल मेहता थे। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना। और याद रखना गणपूर्ति है वो 1/2 50% है, तीनों ही संस्थाओं की, तीनों ही संस्थाओं की अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, इन्हें हटाया भी जा सकता है पहले, लेकिन पहले और दूसरे वर्ष ये मानो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष चौथे वर्ष लाया जा सकता है 3 बार, जो कि 5वें वर्ष भी नहीं लाया जाएगा। गौर करना इस बात पे। और 3/4 से वह पारित होना चाहिए, तभी इन पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है। आई बात समझ में? तो ये थी राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज। उसके बाद में हम बात करेंगे शहरी स्वशासन, और उसके बाद में कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य जो हो सकता है अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर ने नहीं बताए, मैं आपको स्थानीय स्वशासन के अंत में महत्वपूर्ण तथ्य बता दूंगा। इनसे जुड़े हुए
अति महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे वो हो सकता है मैं आपको नोट्स में लिख करके भी दे दूंगा, उसे आप नोट कर लेना साथियों, क्योंकि अपना वीडियो बड़ा हो जाता है। तो मैं यहीं पे इस क्लास को अपना विराम देता हूं। आज हमने बात की राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज कब लागू हुआ था, ये जरूर याद कर लेना। एक ही गांव होता है जो कि ग्राम पंचायत में भी होता है, ध्यान देना, पंचायत समिति में भी होता है और जिला परिषद में भी होता है। गांव एक ही होता है, ये स्तर है, जो कि शहरी निकायों में स्तर नहीं होता है, इस पे ही स्तर बांटा गया है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने कहा ना निम्न स्तर की संस्था, ये याद कर लेना, जबकि यहाँ पे शीर्ष या उच्च स्तर की संस्था याद कर लेना। इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसा लगा आज वाला वीडियो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक करना तो भूलना भी मत। थम्स अप तो बनती है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके और इतना कार्य कर रहा हूं, एक सामान्य इंसान हो करके प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचे, जो आपकी ज्यादा से ज्यादा सहायता हो, हेल्प हो। तो आप भी अपने दोस्तों को, सहेलियों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, समझ गए ना, आ गई ना बात समझ में, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों।